Good morning everyone. My name is Mohammad Aslam. So in last class we have discussed about the acid strength. So let's see some questions about on that. कुछ questions हम करते हैं उनके बेसिस पे. आपको इनके एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है कि इसके एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा. Try these questions and try to find it out in the right way. इसका right correct ऑर्डर क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ की. Then match your answer. चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में. अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एसिड स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आप H प्लस का वहां से रिलीज कर दो और H प्लस को रिलीज करने के बाद जो इसका नेगेटिव पार्ट बचेगा, जो नेगेटिव पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट बेस, उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी को देखो. जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका क्या होगा, एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. तो यहाँ की अगर हम बात करें H नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव को निकालें जो नेगेटिव बनेगा, उस नेगेटिव की बात करें तो फ्लोरीन क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. क्लोरीन भी क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा और ब्रोमीन भी माइनस आई शो करेगा. अब फ्लोरीन की बात करें तो जो आपके पास F है इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा ये ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल लीस्ट स्टेबल होता है. और जैसे उसका इलेक्ट्रॉन वो डोनेट होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और जैसे जैसे आपका उसका इलेक्ट्रॉन का डोनेशन बढ़ेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. तो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा इस तरीके से. नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल का. एल्कोहल में क्या है, सिंपल. अब इसका यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, हर जगह पे वही करना है कि हाइड्रोजन हटा दो, नेगेटिव आ गया, यहाँ से भी हटा दो ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ से हटा दो तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया. अब इसकी नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखो, जो नेगेटिव इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वही इसकी एसिड स्ट्रेंथ हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, आपके पास दो डायरेक्शन से आपके पास इसको इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, यानी कि आपके पास क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आइसो हो रहा है. यहाँ की बात करें तो तीन डायरेक्शन से है, 1 2 3, तीन डायरेक्शन से यहाँ पे नेगेटिव को यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, और यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये 1 डिग्री है. आप देख सकते हो कि ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है. तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे. लीस्ट स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी वो स्टेबल नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा. फिर आपके पास सेकेंड में आ जाएगा 2 डिग्री. इन द सेम वे से क्या होगा, आपके पास वहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा दो डायरेक्शन से, यानी कि 2 डिग्री है, तो उसके क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा. सो दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट. ये सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर फर्स्ट वाले की और फिर थर्ड वाले की. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो आपके पास क्या होगा, फिर से आप डायरेक्टली आप सोचा करो कि ये नेगेटिव 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 है. अब क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ पे अगर ये देखोगे तो आपके पास माइनस आई शो कर रहा है, और यहाँ की बात करें तो ये भी क्या आपके पास माइनस आई शो कर रहा है. अगर हम देखें कि अगर ये माइनस आई और ये माइनस आई शो कर रहा है, सॉरी ये आपके पास पूरा नहीं देखना आपको, ये वाला पार्ट माइनस आई शो कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, तो ऑर्डर हो जाएगा ये वाला. क्योंकि ये अगर बात करें तो ये sp है और ये sp2 है, तो sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके, sp2 के रिस्पेक्ट में. तो ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, तो एसिड स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी. ऐसी कुछ क्वेश्चन हम बात कर सकते हैं इनके साथ OH के फॉर्म में कि फ्लोरीन है और इनकी डिस्टेंस मान लो आपके पास यहाँ पे आ जाए OHF, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ गया, आपके पास F की जगह पे मैंने ले लिया क्लोरीन. अब इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अगर इसकी एसिड स्ट्रेंथ देखनी हो तो हम इसकी एसिड स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे. तो एसिड स्ट्रेंथ के लिए आपके सी से नेगेटिव बनाना है, तो ये क्या करेगा, माइनस आई शो करेगा. यहाँ पे भी ये माइनस आई शो करेगा क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है, ये और यहाँ पे ये पार्ट सेम है, तो इसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे. कल हमने कहा तो जो पार्ट है सेम है उसकी डिस्कस ना करें, रिमेनिंग पार्ट की डिस्कस करें. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी माइनस आई शो करेगा. अब हमें देखना है कि माइनस आई किसका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, फर्स्ट वाले का, सेकेंड वाले का या थर्ड वाले का. तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा क्या है, आपके पास नज़दीक है,
तो ये ज़्यादा नज़दीक है और ये भी ज़्यादा नज़दीक है, तो क्या होगा इन दोनों में पहले देखेंगे, और इन दोनों को अगर हम पहले देखेंगे तो क्या होगा आपके पास, इसका माइनस आई ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ऐसे डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन में हम चूज़ कैसे करें, तो ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और आपके पास सेकेंड पोजिशन यहाँ पे देखो तो एक कार्बन के बाद यहाँ पे इस पोजिशन पे है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा वहाँ पे, सॉरी आप इसको एक और इंक्रीज कर ले, अदरवाइज ये सेम बन जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन कर ले। अब ठीक है, अब क्या है आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, इफेक्ट कम होगा, तो इसकी इफेक्ट कम होगी और इसकी इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो डिस्टेंस का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या है। चलिए और एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स सपोज CH3COOH CH2FCOOH एंड CHFCOOH। इस क्वेश्चन की बात करें, इसके एसिड स्टोन की बात करें तो एसिड स्टोन कैसे डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले क्या देखोगे एसिड स्टोन के लिए कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये प्लस आई शो कर रहा है, यहाँ पे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में ये माइनस आई शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये माइनस आई है और ये आपके पास क्या है, माइनस आई है। यहाँ पे दो माइनस आई है तो ऑब्वियसली माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो एसिड स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, तो सिंपल सा कंडीशन है। एक और क्वेश्चन की डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे CH3COOH और आपके पास आ जाएगा HCOOH। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ में हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा, प्लस आई शो करेगा तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, और ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हाइड्रोजन का हम लोग कोई भी इफेक्ट नहीं मानते, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा है बट ये डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव पार्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली एसिड स्ट्रेंथ भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं सिर्फ एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता रहा हूँ, हो सकता है आपको pKa का ऑर्डर पूछ ले या Ka का ऑर्डर पूछ ले। Ka का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो एसिड स्ट्रेंथ के ऑर्डर है, और pKa ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका एसिड स्ट्रेंथ का रिवर्स। लेट्स सपोज आपके पास यही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रही कि pKa का ऑर्डर बताओ, तो जो मैंने ये ऑर्डर लिखा उसका रिवर्स हो जाएगा, सिर्फ इतना ही आपको करना है। चलिए एक और पॉसिबिलिटीज है कि बेंजीन रिंग पे यहाँ पे OH ऐड है और यहाँ पे आपके पास साइक्लिक रिंग है जहाँ पे कोई भी अनसैचुरेशंस नहीं है, तो अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो ये वाला ग्रुप है हमने देखा था बेंजीन माइनस आई शो करता है, बट यहाँ पे देखो क्या है, सारे के सारे कार्बन है तो ये क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा, तो ऑब्वियसली प्लस आई शो करेगा तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं और इस तरह से आप क्वेश्चंस को ट्राई करें और ऐसे डिस्टेंस की फाइंड करें। चलिए हम नेक्स्ट अब बात करते हैं बेस के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेस के बारे में। बेस क्या है, तो बेस की बात करें, जैसे हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि एसिड क्या होता है, जो H+ आयन को प्रोड्यूस करे आपके एक्वा सॉल्यूशन में, या फिर क्या करे आपके पास लॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो भी आपके पास एसिड था, या फिर H+ को डोनेट करे किसी मॉलिक्यूल्स को, वो भी क्या था आपके पास एसिड था। यहाँ पे बेस की बात करें तो बेस उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि OH नेगेटिव से डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स विच गिव्स द OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशंस, दैट इज बेस। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे का क्या पास है KOH, ये क्या करेगा आपके पास K पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा, तो एक तरह का क्या है, बेस है। अगर हम बात करें NaOH की, NaOH की बात करें तो ये क्या होगा आपके पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये देखो क्या कर रहा है, एक सारे एक्वा सॉल्यूशन में है, तो एक सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है किसका, OH नेगेटिव का। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है कि लॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो भी तो बेस है, या फिर H+ को जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी बेस है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जो अब हमने एसिड स्ट्रेंथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने नेगेटिव पार्ट लिखा था और मैंने कहा था जैसे कि आपके पास ये बेस है तो ये कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है, ये बेस है तो कंजुगेट एसिड, बेस है तो कंजुगेट एसिड। सिमिलरली जो एसिड था उसका जो काउंटर पार्ट बनेगा H+ को छोड़कर वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो ये आपके पास कंजुगेट बेस यानी कि एक तरह का बेस है। अगर यहाँ की बात करें वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे इसकी, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में।
और ये आपके पास OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो ये बेस क्यों कहलाता है, क्योंकि ये भी एक वो सॉल्यूशन में जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये भी क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये एसिड बनाएगा और कुछ ना कुछ OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, और OH नेगेटिव अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, फिर से ये बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हम इसकी एसिड रेजिस्टेंस की डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, के भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एसिड के लिए Ka होता है और बेस के लिए Kb होता है। Kb का इक्वेशन फिर से वही हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, हम इस ऑर्डर को नहीं लेते वहां पे। अगर हम यहाँ पे Kb लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली Pkb डिफाइन कर सकते हैं। Pkb क्या हो जाएगा, Kb के जस्ट रिवर्स। अगर Pkb अगर हम यहाँ से एसिड और बेस का अगर कंपेयर करें कि यहाँ का एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करेंगे, एक और कंडीशन कर सकते हैं जो हमने किया था किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि Pka इंटू Pkb दैट विल बी इक्वल टू Pkw। ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ वैलिड है, यानी आप जिस एसिड का Pk ले रहे हो उसी का कंजुगेट बेस लेना पड़ेगा, उसी का Pk भी होना चाहिए। जैसे अगर ये एसिड ले रहे हो तो इसी का कंजुगेट बेस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे एक एसिड लिया और यहाँ पे मैंने दूसरा कोई बेस ले लिया और उन दोनों के Pk और Pkb का मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻14 यानी कि Pkw के कर रहे हो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्कस करें Pkb का तो Pkb क्या हो जाएगा आपके पास, Pkw अपॉन Pka। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है या फिर कोई भी टेम्परेचर पे अगर ले रहे हो दोनों को तो ये Pkw क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, Pkb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pka, यानी कि जो एसिड स्ट्रेन का जो रिवर्स था वो था Pka और बेस स्ट्रेन का जो रिवर्स था वो था Pkb। अब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड और बेस भी क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एसिड और बेस मतलब जिस एसिड ले रहे हो उसका कंजुगेट जो बेस होगा वो कंजुगेट बेस का जो आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो एसिड स्ट्रेंथ के जस्ट रिवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन के बारे में कि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एसिड स्ट्रेंथ था आपके पास इस तरीके से, बट यही अगर हम बात करें, अगर इस वाले क्वेश्चन को ले लें और यहाँ पे हम बात करें कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो अभी भी स्टेबल, ये तो ज़्यादा है, स्टेबल ज़्यादा है बट ये कम स्टेबल है, और बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। बेस स्ट्रेंथ एक तो आप स्टेबिलिटी से देख सकते हो कि स्टेबल कम होगा, तो लॉन पे जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी ऐसा स्पेसीज जो OH नेगेटिव एक्व सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता है वो बेस है, या तो फिर लॉन पेयर को डोनेट करे वो भी बेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि लॉन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, अपने लॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जैसे ही डोनेट करेगा ये बेस कहलाएगा। अब देखो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली ये डोनेट करना क्यों चाहेगा, क्योंकि पहले से स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, इससे कम स्टेबल है, तो ये जल्दी चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और स्टेबिलिटी को गेन करे, इसलिए इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो जो जितना ज़्यादा डोनेट कर सकता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सिंपल है, अगर बेस स्ट्रेंथ निकालना हो तो बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, आप एसिड स्ट्रेंथ अगर पता है तो उसको रिवर्स कर दो, या फिर अगर आपके पास मान लो बेस आयंस के फॉर्म में उसमें H लगा के एसिड स्ट्रेंथ निकाल लो पहले, और एसिड स्ट्रेंथ का रिवर्स क्या हो जाएगा, का बेस स्ट्रेंथ। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमने बात किया था HF HCl HBr HI, यहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ ये था आपके पास, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पास एसिड स्ट्रेंथ है, ये आपके पास बेस स्ट्रेंथ है, ये एसिड स्ट्रेंथ है। अगर हम इसकी बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट मैंने अभी कहा, आप H नेगेटिव वहां से H पॉजिटिव को हटा दो, H पॉजिटिव को जैसे हटाओगे उसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, और उसका कंजुगेट बेस का ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है, तो ये कंडीशन हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो यहाँ पे क्या पता चला, अच्छा जैसे हमने एसिड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था, हम बेस स्ट्रेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस in aqueous solutions by 1 molar basic solution, means 1 molar base, कोई भी 1 मोलर अगर बेस लेंगे, 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर, तो वो जितना OH नेगेटिव को प्रोड्यूस करेगा उसके कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, बेस स्ट्रेंथ। इनके बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन जैसे ही हमें रोज डिस्कशंस किए और भी क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो आपके पास CH3CO नेगेटिव है और यहीं पे मान लो अगर हम CF3 कर दूं, CF3
CO नेगेटिव। तो यहाँ की अगर बात करें तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो तो पहले हाइड्रोजन लगा लो और हाइड्रोजन लगा के इसके ऐसे डिस्टेंस सोच लो। अगर हाइड्रोजन लगाएंगे और ऐसे डिस्टेंस सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ऐसे डिस्टेंस को विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे डिस्टेंस को बढ़ाता है। तो ऐसे डिस्टेंस का डायरेक्शन ए होता तो आपका बेस डिस्टेंस का इस ऑर्डर वाला ये हो जाएगा। या फिर आप स्टेबिलिटी के रिवर्स कर दो। स्टेबिलिटी में देखो ये CH3 डोनेट करके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है और ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो स्टेबिलिटी को अगर इंक्रीज करेगा और ये यहाँ पे डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है इसकी कम है। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, चाहेगा कि आप जल्दी से जल्दी डोनेशन हो और जल्दी से क्या हो जाए वो स्टेबल हो जाए। तो जो ज़्यादा कम स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं हम। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि आपके पास अमोनिया है NH3, अगर इसका हम डेरिवेटिव ले, डेरिवेटिव मीन्स H को हटा के अगर एक H को रिप्लेस कर दिया R से तो NH2 बन जाएगा। एक और H को अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। और एक लास्ट जो H है उसको भी रिप्लेस कर दें तो ये 3 डिग्री एमीन बन जाएगा। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में। 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। ये आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड किस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ये किस तरह से बेस है। तो चलो अमोनिया के लेके बता देता हूँ, बाकी सबके लिए सेम ही कंडीशंस होंगे कि वो अपने लॉन पेयर को डोनेट करके ये रिएक्ट करेगा। मान लो अगर इसके साथ वाटर का रिएक्शन करवा दिया, अगर वाटर का रिएक्शन हम करवाएंगे तो ये क्या होगा आपके पास, ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा H+ को, यहाँ से H+ और OH नेगेटिव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ये NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, OH नेगेटिव को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का क्या है बेस है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, इसको NH4OH भी लिखा जाता है कई बार NH4OH, क्योंकि NH4 और OH नेगेटिव में एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड नहीं होता, जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ क्या प्रोड्यूस कर रहा है OH नेगेटिव, तो ये भी एक तरह का बेस है। अब यहाँ पे H3 है तो H3 की जगह पे एक बार R आ सकता है, 2 R आ सकते हैं या तीनों R भी आ सकते हैं, एक हाइड्रोजन रहेगा। और यहाँ पे 2 कंडीशंस डिस्कस होती है आपके पास अमोनिया का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्टार मार्क कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है किस तरीके से। पहला पूछा जाता है गैस फेज में, कि गैस फेज में इसकी ये बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ गैस फेज। जब हम गैस फेज की बात करते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं तीनों को, कि फर्स्ट आपके पास 1 डिग्री है, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हम R की बात करें तो R का मतलब क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप यानी CH3 CH2 इस तरीके से कोई होगा। हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी आपके पास क्या होगा अल्काइल ग्रुप होगा जो CH3 या C2H5 होगा या फिर C3H7 होगा इस तरीके से। तो ऑब्वियसली ये प्लस आइसो करेगा, यहाँ पे भी 2 प्लस आइसो होंगे और यहाँ पे क्या होंगे आपके पास 3 प्लस आइसो होंगे। 3 ग्रुप है जो प्लस आई को शो कर सकता है। अब देखो अगर हम ये प्लस आई से देखें तो प्लस आई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहाँ पे इंक्रीज करेगा। यहाँ पे 2 ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप है जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने से क्या फैक्टर्स यहाँ पे बात कर सकते हैं हम लोग, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डोनेशन होगा उसकी बेस स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम प्लस आई से देखें तो प्लस आई से हम ये प्लस आई इफेक्ट्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे, पहला तो हमने कहा कि आप एसिड स्ट्रेंथ देख लो और एसिड स्ट्रेंथ आप पता कर लो कि वहां से क्या होगा आपके पास
उसका रिवर्स हो जाएगा बेस स्ट्रेंथ। सेकंड हमने कहा था कि स्टेबिलिटी देख लो, स्टेबिलिटी जिसका कम होगा बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। थर्ड एक और पॉइंट्स आता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो किस में ज्यादा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी कर सकते थे, CH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, और यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। सेम एटम्स के लिए कंडीशन है, सेम एटम्स के लिए जब सेम एटम हो, यहाँ पे भी देख सकते हो तीनों क्या एटम सेम है, आपका N है। जब तीनों नाइट्रोजन से सेम एटम से, इन दैट कंडीशन क्या देखना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा है, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो उसका आई इफेक्ट से प्लस आई इफेक्ट से ये कंडीशन आ जाएगा कि 3 डिग्री का ज्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। एक और आता बल्किनेस, बल्किनेस या स्टायरिक हिंड्रेंस जो बहुत कम ले जाता है, स्टायरिक हिंड्रेंस, SH कह सकते हो, स्टायरिक हिंड्रेंस। स्टायरिक हिंड्रेंस की रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या कंडीशन कहती है कि अगर यहाँ पे 3 ग्रुप है तो ये क्या करेगा, पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही एरिया को ब्लॉक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन टेंडेंसी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डोनेट कर नहीं पाएगा इजीली। यहाँ पे 2 ग्रुप्स है तो यहाँ पे ब्लॉकिंग कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा होगा, और यहाँ पे एक ही ग्रुप्स है तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी इसको डोनेट नहीं करने देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बड़ा तो है बट जल्दी डोनेट नहीं कर देगा। अब उसके रिस्पेक्ट में देखें तो आपके पास ये हो जाना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ओवरऑल क्या हो गया कि अगर हम आई इफेक्ट से जा रहे हैं तो 3 डिग्री का ज्यादा है, और अगर हम स्टायरिक हिंड्रेंस से जा रहे हैं तो 1 डिग्री का ज्यादा है। तो फिर इन दोनों में हम किसको कंपेयर करें, तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया दोनों को कंपेयर करके, जो आपके जो आई इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेटिंग आ गया किसके, स्टायरिक हिंड्रेंस पे। अगर ये ज्यादा डोमिनेटिंग है तो गैस फेज में क्या हो जाएगा आपका, सिंपली ओवरऑल रिजल्ट क्या कह सकते हैं हम लोग कि रिजल्ट लास्ट में क्या आ गया, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ये कंडीशन है। ठीक है, चाहे आपके पास R की जगह कुछ भी हो जाए। ये तो आ गया गैस फेज में। बट अगर यही इसी को अगर एक्वस फेज में ले ले तो ये कंडीशन चेंज हो जाती है। एक्वस फेज में क्यों चेंज होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो आप देखते हैं कि एक्वस फेज में ये चेंज क्यों होता है। एक्वस फेज की बात करें तो चलिए हम बात करते हैं 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री की बात करें तो ये CH3NH2 है, एक्वस फेज यानी वाटर से रिएक्शन करेगा ये, यानी H+ को क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो H+ को गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RNH3+ और OH नेगेटिव। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, कंडीशन आपके पास सेम ही होगा। आपके पास एक्वस फेज यानी वाटर है, गैस फेज में वाटर नहीं था तो वाटर से रिएक्शन नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर 2 डिग्री है, सॉरी ये आपके पास 2 डिग्री लेना है इसको, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक R आ जाएगा, ये क्या बन गया आपके पास RNH पॉजिटिव, R और एक H यहाँ पे ऐड हो गया और OH नेगेटिव। लास्ट हम बात करते हैं 3 डिग्री की। 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में क्या हो जाएगा आपके पास, H2 से फिर से रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन से यहां पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव। अब हम इससे क्या डिस्कशन करेंगे, इससे क्या डिस्कशन होगा, तो यहां से डिस्कशन होता है हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो कुछ ना कुछ क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। तो जैसे किसी मॉलिक्यूल्स को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, जो हीट रिलीज करेगा दैट हीट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ये वाटर के केस में ही होता है कि हाइड्रोजन एनर्जी, अदरवाइज हम इसको एक और नाम कहते हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रेशन एनर्जी की डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में होगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन होने की वजह से अब इसके पास लॉन पेयर नहीं, तो ये डोनेट करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। बट 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लास्ट वाले की बात करें तो 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लास्ट वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास एनर्जी कम रिलीज होगा, तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड
इतना नहीं जाएगा, इतना एक्सटेंड तक नहीं जाएगा जितना कि फर्स्ट वाला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी गेन होगा। हमें पता है कि जैसे एनर्जी रिलीज होता है आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो 1 डिग्री का जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा और फिर 3 डिग्री होगा। ये कंडीशन है कि 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा आ गया, फिर 2 डिग्री का आ गया और फिर 3 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने पे क्या होगा, आपके पास रेशन फॉरवर्ड जाएगा, रेशन फॉरवर्ड जाएगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट हो रहा है, तो इसके बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी से देखें तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का और फिर 3 डिग्री का, ये कंडीशन आ जाते हैं। फिर अगर हम ओवरऑल बात करें कि अब देखो अगर गैस फेज है तो सिर्फ तो आपके पास प्लस आई और स्टेरिक इंडेक्स था, बट अगर एक्वस फेज है तो एक्वस फेज में अभी तो प्लस आई तो है, अभी भी प्लस आई है, तो एक्वस फेज में 3 कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन आपके पास जो आपके पास प्लस आई लग रहा है, यानी कि कौन सा आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। स्टेरिक इंडेक्स अभी भी हो रहा है, तो स्टेरिक इंडेक्स अभी भी हो रहा है तो उसको भी देखना पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और लास्ट क्या हो रहा है आपके पास, हाइड्रेशन एनर्जी, तो यहाँ से देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब यहाँ पे और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया कि चलो ठीक है प्लस आई था और हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास स्टेरिक इंडेक्स था, तो उनमें तो पता चल गया कि चलो ठीक है प्लस आई ज़्यादा डोमिनेटिंग था, तो हमने वहाँ से गैस फेज में बहुत इजीली रिजल्ट लिख लिया था कि 3 डिग्री का ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ। बट अगर मान लो एक्वस फेज है तो यहाँ तो 2 सपोर्टिंग हो गया 1 डिग्री के और 1 सपोर्टिंग है 3 डिग्री के, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो फिर इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो फाइनली रिजल्ट जो आया ना, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट क्या आया उस रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग। तो रिजल्ट में क्या हुआ, 2 कंडीशन हुआ कि अगर देखा गया कि RCH3 है, R अगर CH3 है तो ये कंडीशन आया कि 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा और फिर आपके पास 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ये कंडीशन निकल के आया फाइनल रिजल्ट। मीन्स ना 1 डिग्री का हुआ ना 2 डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का हुआ, ठीक है ना, 1 डिग्री ना 3 डिग्री। मीन्स ये हुआ कि एक लोअर था एक हायर था, दोनों आपस में लड़ते रहे, बीच में जो बंदा था वो क्या हुआ, आगे निकल गया। यानी कि एक कभी रेस में बहुत ज़्यादा फास्ट था, एक कभी स्लो था, फास्ट था स्लो था, मतलब ऐसे मान लो कि 3 बंदे रेस कर रहे हैं, रेस में अब 2 बंदे जो हैं ये कभी फास्ट हो रहा है कभी स्लो, ये भी कभी फास्ट हो रहा है कभी स्लो, ये मीडियम में हमेशा, और मीडियम में होने की वजह से ये क्या हो गया, सबसे आगे पहुँच गया। और इसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो ये बस ये याद करने का तरीका है कि हाँ 3 रेस लगाए और ऐसा ऐसा हुआ, तो याद करने का तरीका आप याद कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद एक और तरीका होता है कि देखो छोटा ग्रुप है तो छोटा वाला वैल्यू पहले आएगा, 2 डिग्री वाला तो रेसिंग से याद कर लेना कि रेसिंग से बाद जो मीडियम कर रहा था वो फर्स्ट पहुंच गया, जो आपके पास आगे पीछे हो रहा था वो लास्ट में आ गए। अब यहाँ की बात करें तो जब छोटा ग्रुप है तो यहाँ पे छोटा वाला पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में आएगा। बट अगर वहीं आर के जगह बड़ा ग्रुप आ जाए, यानी कि CH3 के अलावा कुछ भी आ जाए, C2H5 या फिर C3H7 ऐसे कुछ भी आ सकता है, फिर कंडीशन देखा गया कि 2 डिग्री, फिर आपके पास 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि रेसिंग के हिसाब से क्या हुआ, 2 डिग्री पहले पहुंच चुका था, उसके बाद अगर छोटा ग्रुप है तो छोटा वाला पहले आएगा, इसके बाद 3 डिग्री आएगा बड़ा वाला, और अगर बड़े ग्रुप्स हैं तो पहले बड़े वाला नंबर आएगा ना 3 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो ये थे इसके बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमोनिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझें।